नमस्कार साथियों। क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हैं सब लोग? कौन आया आज बिना कारण क्यों? अच्छा, अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, अमित गुरु जी, क्या हाल चाल हैं? क्या हाल चाल हैं? आइए आइए, आपको इनवाइट कर रहा हूँ। नमस्ते। आइए, कैमरे को क्लिक करिए और बताइए क्या हाल चाल है अमित भाई। एक्सेप्ट करिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। हाँ, आ गए, आ गए भाई। भाई भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, सब चकाचक। आज ऐसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही ये कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया था लाइव का, अचानक ऐसे शूट कर दिया, अनजान ऐसे ही। और नहीं, बताइए, सब मैंने बढ़िया अभी चल आपको देखा तो हमने कहा बढ़िया, सब बढ़िया, सब खैरियत है। अभी आपको देखा तो हमने कहा हौसला अफजाई कर दिया जाए। और रहा कैसे है? हैं? बस बढ़िया चल रहा है अमित भाई, सब। चलिए ठीक है। और अच्छा लग रहा है, हर लोग हर जगह से अपनी पूरी मुकम्मल जो है तैयारी में है, चाहे पार्टी के लिए हो चाहे लोगों के लिए हो। लोग जन सेवा में भी अपने कार्यकर्ता लगे हुए हैं लगातार। और पार्टी के लिए भी जहाँ कोई दुश्वारी आ रही सब लोग साथ खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और बहुत अच्छा है, हम लोग एक दूसरे की जितनी मदद कर पाए लोगों की कर पाए इस बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। पेंडेमिक में, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर और इसीलिए बाकी जी, हम्म। मेरा कहना था, मैं भी, आपने अगर सब देखा होगा, लास्ट मैंने लाइव में यही बोला था कि कांग्रेस देखिए जब भी वापस ही आई है, कांग्रेस देखिए ना मीडिया खरीद के आ सकती है क्योंकि ये नेचर में नहीं है, ना गलत बोल करके आ सकती क्योंकि ये भी हमारे नेचर में नहीं है कि झूठ बोल करके हम लोग लोगों को बहका के ले आए। कांग्रेस जब भी वापसी करी है, कांग्रेस ने सेवा भाव से ही वापसी करी है कि लोगों की सेवा करके, और लोग, जनता ने उनको वापस फिर सत्ता पर बैठाया है। तो जहां तक मेरा तो मानना यही कि सब लोगों का यहाँ पे वो होना चाहिए कि जो लोग कांग्रेस का असली चेहरा दिखा सके लोगों को, कि कांग्रेस का सेवा भाव का ही चेहरा है। और हम लोग को सबको एक दूसरे की करनी चाहिए, जितने भी लोग आसपास। नहीं नहीं, तो बिल्कुल लोगों आप की सही कर रहे हैं। जी। आप पुष्पन भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप देखिए, और अभी बस के मामले में जो इशूज उठाई गई इस मौजूदा सरकार के द्वारा, तमाम तरह की बातें आई, या फिर राहुल गांधी जी का भी बयान है, तो हमने सारे नेताओं ने तो यही कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ या मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ तो एक काम करो, क्रेडिट आप ले लो, लेकिन लोगों हाँ, की मदद करो। बिल्कुल और हमने किया भी। तो प्रियंका जी ने तो यहाँ तक कहा कि बस पे आप बीजेपी का झंडा लगा लो, बिल्कुल, अपने और दल क्या। का नाम लिख लो, लेकिन ये जो हाँ, परेशान लोग हैं इनको घर तो पहुंचाओ। और आज बड़ा तकलीफ होता है पुष्पन भाई, प्रधानमंत्री जी कई बार लाइव हुए, कई बार अपनी बात रखी उन्होंने, लेकिन एक बार भी उनको वो लोग नहीं दिखे जो सड़क पे भूखों मर गए, जो पैदल चल के मर गए, जो पैसे के अभाव में, भोजन पानी के अभाव में मर गए, जो लोग एक्सीडेंट में मर गए, उनके बारे में कभी भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। और आज स्थिति जहां तक की है, जो महाभारत की लड़ाई हम 18 दिन की लड़ रहे थे, एक अजीब विडंबना है कि ये कह देना और कह के वाहवाही लूट लेना कि हम 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था तो 21 दिन में हम कोरोना को खत्म कर लेंगे। ठीक है, हम उत्साह है लोगों में, खत्म करेंगे, लेकिन इस तरह की डेडलाइन देना हमें लगता है कि बिल्कुल ही ये अपनी डिग्री को प्रूव करने जैसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत जरूरी है, अभी जो कैश ट्रांसफर की बात राहुल जी कर रहे थे, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, अभी छत्तीसगढ़ में देखिए, वहाँ की सरकार ने 7500 रुपए लगभग 19 लाख लोगों के खाते में भेज दिया है, गरीबों के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। और आज इस मौके पे, इस हाल में, जो हमारे पास कैश की एबिलिटी होगी वही हमारी मदद करेगी। अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ऐसी कोई चीजें नहीं है। खाना कोई एक दिन दे जाएगा, 2 दिन दे जाएगा, एक महीने दे जाएगा। जो सही। WHO भी कह रही है और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लगभग हम एक 1.5 साल 2 साल सरवाइव कर सकते हैं।
तो ऐसे में जो अर्थ की बात है वही हमारे लिए मजबूती है। तो कैश ट्रांसफर हम लोगों ने मुहिम चलाई, लगभग 50 लाख के आसपास। आप जैसे हम जैसे तमाम लाखों कार्यकर्ताओं नेताओं ने अपनी बात रखी, और यही मूल उसमें यही था कि कम से कम 10,000 रुपए तत्काल आप ट्रांसफर कर दें। 6 महीना कम से कम 7,500 रुपए पर मंथ एक एक परिवार को दें, ताकि वो अपनी आजीविका में परेशान न हो। और सबसे बड़ा उसका फायदा पुष्पन भाई ये होता कि इस कैश ट्रांसफर से हमारा जो फ्लो है पैसे का वो जारी रहता, टर्नओवर जारी रहता, खर्चे जारी रहता, माइनस की निगेटिविटी में जा रहा है। हमारा जो जीडीपी है वो माइनस में वो लाके आंकड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम वो कुछ सुधार होता। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जब आप खुद ही सारे निर्णय लें और अपने निर्णयों में किसी को शरीक न करें। हम नहीं कहते कि आप पुष्पेंद्र श्रीवास्तव को शरीक करो, लेकिन आप जिसे उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट समझते हो ऐसे 10-20 लोगों को इकट्ठा करके बात करते, और बात करके अब इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और फरवरी महीने में ही राहुल जी ने कह दिया था कि जो बड़ी जंग हमको लड़नी है वो इकोनॉमी को लेकर लड़नी है। तो निश्चित तौर पे अब हम लोग क्या कह सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं। लोग ये भी बिल्कुल कहते बिल्कुल। हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा। मैं तो कहता हूँ कि हम चिल्ला रहे हैं, हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अब अगर कोई बेसब्री से कुछ उसका प्रतिक्रिया न देना चाहे, वो उसको संज्ञान न ले, तो उस गोली तो मारेंगे नहीं, उसको डंडे हम्म। तो मारेंगे नहीं। तो पहले की राजनीति की नैतिकता तो यही थी कि दो लोग आवाज उठाते तो उसकी आवाज सुनी जाती थी। आज तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को जिस तरह से बंद कर दिया गया है, और रिहाई के नाम पे जिस तरह से एक के बाद एक डेट बढ़ाई गई, और अभी उसको रिजर्व रख लिया गया आदेश को, फिर पता चला कि रिहाई निरस्त कर दी गई है। ये सारी चीजें, हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र नाम की चीज है ही नहीं है। और आज हमको सबक पुष्पेंद्र भाई अमेरिका से लेना चाहिए। छोटी सी घटना जो मानवीय नहीं थी, अमानवीय थी, उसके लिए पूरा अमेरिका लड़ खड़ा हुआ। वो लड़ने लगा, लड़ाई करने लगा, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग हो गए। लेकिन हम यहाँ हैं, हम अपनी बात एक तो कहते भी हैं तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। अगर एक बिल्कुल पुलिस अफसर अमेरिका में राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा कर सकता है, आप अपने यहाँ देखिए हमारे आईएएस और आईपीएस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहाँ अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाते हैं। और तो और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर पाते हैं। एक मिला जुला जो हमारे पास एक हथियार है, दो ही चीज हमारे पास है, दो ही चीजें हैं जो हमको या इस समाज को उठा सकती है या बदलाव ला सकती है। एक है हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया। उसकी हालत आप देख रहे हैं किस तरह से वो जर्जर हो चुकी है। और एक दूसरी चीज जो है वो लोकतंत्र में न्यायपालिका है। न्यायपालिका के कुछ कुछ डिसीजंस, आप अगर 6 महीने, पिछले 6 महीने से साल भर से अब तक के 5-7 ऐसे फैसले आए हैं जिन पे हमारा अधिकार तो नहीं कि हम सवाल उठाएं, लेकिन हम कह सकते थे कि वो जजमेंट सही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं से न्यायपालिका भी अप्रभावित होने लगी है। तो अमित जी, ऐसे एक में तो सवाल हम तो आपसे यही भी। कहेंगे कि जी हाँ, मैं सवाल के पहले मैं आपका परिचय भी सबसे करा दूं। ये जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं हमारे लाइव में, अमित गुरु जी को, ये अमित गुरु जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। व्यक्तिगत तौर पे हमारे प्रिय छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। हम लोग बहुत साथ में रहे। और आप लोगों को एक और बहुत ताजुब हुआ कि हमारी इनकी मित्रता की शुरुआत सोशल मीडिया से ही हुई थी। हम इनको व्यक्तिगत, हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही मिले, और संबंध आज भी हैं जी इसी तरीके से बरकरार, मोहब्बत वाले, भाई वाले। एक सवाल ये था अमित भाई जी कि जैसे जो कि हम लोग देखते हैं, समझते हैं, एक मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे इस पर, कि जी बहुत जी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको आज हम लोग अंधभक्त बोलते हैं, ठीक है? जी जी क्या ये सारी चीजें जो स्थितियां हैं, या ये सारी चीजें ये लोग देख नहीं रहे, या देख करके अनदेखा कर रहे हैं? आखिर इनकी मनोस्थिति क्या है, किस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं? इसका मैं आपसे, मतलब ये आपका व्यू देखना जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा अलग है, हाँ आपका हो सकता है उसमें कुछ और जी चीजें हों। कि आखिर क्या जी कारण है कि ये हम उसको सारी बोलने चीजें वाले जानते हुए हैं। योगी गलत है, योगी गलत है? आखिर ये सारी चीजें नहीं, जानते हुए भी ये लोग मोदी और योगी के समर्थक बने हुए हैं वर्तमान स्थितियों में, जबकि इनको भी जी मालूम है शायद कि इन्होंने ये सब गलत काम कर रहे हैं। जी, जी जी इस पे जरा बताइए कुछ अपना, नहीं, आपका व्यू। बिल्कुल है। पुष्पेंद्र भाई आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये।
और सबसे पहले तो जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं, हमारे तमाम सारे साथी जुड़े हैं जिनसे आपने मेरा परिचय कराया, और मैं आप सभी साथियों को, दोस्तों को, जो लोग लाइव हैं देख रहे हैं, मैं सबको अपनी तरफ से आप सबको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि पुष्पित भाई ने बताया कि हम लोग सोशल मीडिया से हम लोगों ने एक हम लोगों की दोस्ती स्टार्ट हुई थी। राजनीति में तो लगभग 14 साल हमको भी हो गया, इससे अधिक पुष्पित भाई को हो गया। सवाल पुष्पित भाई आपका बहुत बढ़िया है, और उसका जवाब मैं यही कहूंगा आपसे कि देखिए, कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से चल के आज यहाँ पे इतने सीटों तक आई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, दोबारा बनाई। एक लंबा फेज रहा लोगों को बरगलाने का, लोगों को जो सच है उस सच को किनारे करके झूठ से उनको बार बार रूबरू कराने का एक लंबा सिलसिला आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा चला है। आज आप देख रहे हैं इतिहास को भी बार बार तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है, बार बार उसको बदलने। जी आप सब सुन रहे हैं? पुष्पेंद्र भाई आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही, बीच में कट गई थी थोड़ी सी जी। हाँ हाँ हाँ। तो जिन अंधभक्त की बारे में बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव लाए, और हम ये कह सकते हैं कि वो जो अंधभक्त हैं या भक्त हैं, उनको हम अंधभक्त और भक्त कहना बंद कर, जानते हैं किस किस कारण से? क्योंकि उनके अंदर भी सुधार आया है। वो अपने ही सरकार में जिनकी उनकी भक्ति हुआ करती थी, उन्होंने अपने सरकार की कमजोरी को भांप लिया है, देख लिया है। हमसे लड़ाई करते थे, आज वो हमसे लड़ाई करना बंद कर चुके हैं। आज हम्म। वो अपनी उन बातों को नहीं रखते जो पिछले 4 साल पहले रखा करते थे। तो कहीं ना कहीं से मौजूदा सरकार के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया है। दूसरी चीज, जो अंधभक्त, जो महाअंधभक्त हैं, जैसे एक कट्टर विचारधारा है। हम कहते हैं विचारधारा किसी का, आप हम कांग्रेसी विचारधारा के हैं, वो बीजेपी विचारधारा के हैं, कोई समाजवादी जनता पार्टी से या समाज सपा की विचारधारा से। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए तटस्थ होके सोचना और तटस्थ होके निर्णय लेना ये बेहद जरूरी है। तो हमें लगता है कि कुछ भक्त भी इस बीच तटस्थ हुए हैं। अब वो भक्तों की उतनी बड़ी श्रृंखला आपको सोशल साइट पे लड़ती हुई आज नहीं दिख रही है। मेरे तमाम सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैंने देखा है, और मैंने महसूस किया है कि उनको लगता है कि अब मैंने गलती कर दी है बीजेपी को वोट देके या बीजेपी का साथ देके। आप समझिए, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम गरीबों को जो हवाई चप्पल में है उनको हवाई जहाज में देखना चाहते हैं, और आज स्थिति वही, वो नंगे पैर चले और भूखों मरे, वो बेचारे भूखों मर गए। सवाल तो यही बात है, गरीब के लिए गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा, किसानों का नेता, ये कहने की बात है, और जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो गरीबी भूल जाते हैं। आज देश में यही हो रहा है। तो जो अंधभक्त का सवाल आपने किया, उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे ये लगा कि हमसे चूक हुई है, वो अब इस गलती को पुष्पेंद्र भाई महसूस कर रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी लोग हमारे कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करने के लिए फिर से आगे बढ़ेंगे। और ये जो भक्ति की जो बड़ी श्रृंखला बनी थी, उसका मूल यही है। दशकों से, 2-3 दशक से आरएसएस की जो नीति रही है, वो यही रही है कि इतिहास जो लिखित इतिहास है उसको कंडम करके हम आरएसएस के इतिहास को लोगों के ऊपर थोप दें। यही परंपरा आज चल रही है। वरना आप देखिए आज क्या स्थिति है, जब किसी बीजेपी के नेता से बात करिए तो गलती नेहरू की देता है, वो गलती इंदिरा की देता है। नेहरू और इंदिरा बनना पुष्पेंद्र भाई इतना आसान नहीं है। नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, जरूर बने, लेकिन उसके पीछे जब आप जाइएगा तो चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, इन लोगों ने इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी अपने सुख का त्याग करके आजादी की मूवमेंट में, आप बताइए, ये लोग 8 साल, 10 साल, 11 साल तक जेलों में रहे। उनके, हम कहते हैं आप किसी की निगेटिविटी क्यों ढूंढते हो यार, पॉजिटिविटी ढूंढो ना। एक इतनी बड़ी पॉजिटिविटी कांग्रेस के पास थी, हमने देश को आजाद कराया, और हमने नहीं, करोड़ों लोगों ने मिलकर आजाद कराया। वो चाहे हमारे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे हमारे नरम दल के नेता रहे हों, चाहे गरम दल के नेता रहे हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन हमें तो आरएसएस का इतिहास कहीं नहीं मिलता। तो वो आरएसएस एक जगह हमारे मिलता इतिहास को मिटा के अपने इतिहास को थोपना चाहता है। है, एक जगह और है इतिहास, उसी एक इतिहास है इनका 1942 में। इन जी, लोगों ने तिरंगे को जो है पैरों तले रौंदा था, एक इतिहास है इनका, अगर आपको जानकारी नहीं होगी, नहीं, याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इनका और मैं इतिहास। आपको बता दूं,
जी जी, मैं आपको बता दूं, जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय नाजीवाद, नाजीवाद को आप समझ रहे होंगे, हिटलर का जो नाजीवाद था, और जो हिटलर के प्रशंसक थे, ये आरएसएस के लोग हिटलर के प्रशंसक हैं। और नाजियों ने वहां बाकायदे मिठाइयां बांटी थी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और आपको तो पता है कि नागपुर के इनके हेडक्वार्टर पे कितने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। तो हम्म। बहरहाल कुल मिला जुला के वो उन्हीं चीजों को अपनी तरफ से, जैसे सावरकर की बात आती है, तो वीर सावरकर हैं या केवल सावरकर है, इस पे लड़ाई हम्म। होती है। वो वीर पे कभी वो आप खुद चर्चा नहीं करते, हम आप तो करते हैं। बहरहाल कुल मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। और इस कोरोना पेंडेमिक में, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस कोरोना ने हमको अवसर दिया है, तो इस अवसर को तमाम लोग तमाम तरह से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरे रूप में डिफाइन करता हूँ। इस कोरोना ने अवसर दे दिया है कि जो सत्ता पक्ष है, जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, वो किस तरह से अपने अधिकारों का भी हनन कर रहा है, अपनी नीतियों का गलत इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, लोगों को ओवरलुक करके अपने तानाशाही रवैये को बार बार जो है वो उसको स्थापित करना चाह रहा है। ये सारे अवसर निकल के आए हैं। और एक ऐसा अवसर है, आपने आप सुना, आज गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया। आप हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने सस्ते हो चुके हैं, एक तरह से मुफ्त के जैसे हो गए हैं। लेकिन इस पे कोई, जो अगर मैं, हमारे भक्त लोग सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, अगर अगर देख रहे होंगे, आप सवाल क्यों नहीं उठाते? डीजल पेट्रोल की कीमत पे आप आइए, अभी तक जो है ये सरकार उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाई। और जब भी इन्होंने काम किया, एक बदलाव, पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको बताऊं, बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर जाती है। लेकिन इस मार्केटिंग की एक इतनी लंबी पीरियड हो गई है कि अब सब लोग समझ गए उनके मार्केटिंग को। आज आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं। आज हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे तनाव की स्थिति है, भारत और चाइना को लेकर। नेपाल बगल में है, हम्म। वो अलग से हम हमारे ऊपर तरेरे हुए है आग। वो नया मैप जारी कर रहा है। चाइना हमारे यहाँ 10 किलोमीटर अंदर आ गया। एबीपी लाइव पे राजनाथ सिंह ने कहा भी कि वो कुछ अंदर आ गए हैं, कुछ अंदर आ गए हैं, कितना अंदर आए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये लोग देश को भ्रमित भी कर रहे हैं। तो अब आप समझिएगा, जिस समय चुनाव था, एक घटना पे हमने एयर स्ट्राइक की, और एयर स्ट्राइक का खूब मार्केटिंग किया और चुनाव जीत गए। आज पिछले 2-3 महीने से हम चाइना बॉर्डर पे, हमारी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इस पे प्रधान सेवक अपने 56 इंच की बात नहीं करते। आज वो एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं रखते। अभी लोग कहेंगे ये चाहते हैं एयर स्ट्राइक हो जाए। भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हम्म। में जो कुछ हो रहा है, साफ सुथरे ढंग से आप देश के सामने रखिए। देश को जानना है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो इस तरह से बीजेपी की मित्र सरकार चल रही है, मार्केटिंग किया जा रहा है। और जो कम उम्र के लोग हैं, जिनके पास अभी बहुत अनुभव नहीं है, जो नए वोटर्स है, आपको याद होगा मोदी जी ने अपील की थी, जो नए वोटर्स हैं वो पुलवामा के नाम पे वोट दें, आपने सुना हम्म। होगा। और जो ये यंगस्टर्स वोटर हैं, जिनकी उम्र महज 18-19 साल है, वो कितने एनर्जेटिक होते हैं, भाव विवल होगी, उन्होंने खूब वोट किया, थोक के भाव हम्म। वोट किया। और आज की स्थिति क्या है? 12 करोड़ नौकरियां पुष्पेंद्र भाई चली गई हैं। हमारे जो साथी देख रहे होंगे, और जो हमारी विचारधारा से सहमत हों और जो न सहमत हों, वो विचार करें। आप सहमत मत होइए मेरे बात के साथ, लेकिन आप विचार करिए। आज 2 करोड़ की नौकरी देने वाले लोग 10 करोड़ रोजगार दिए नहीं। 2 करोड़ के आसपास का रोजगार इस कोरोना में चला गया है मित्र। 12 करोड़ ये रोजगार, और बाहर से लोग जो अपने घरों को वापस आ गए हैं, इनको रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? और वही जो विफलताओं का स्मारक मनरेगा हुआ करता था पुष्पेंद्र भाई, आज उसी मनरेगा की बैसाखी पे ये सरकार चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बिल्कुल। आपके जी भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल सही ये आप कह है। रहे हैं कि मनरेगा ही आज ऐसा है जो हिंदुस्तान को समझ लीजिए बचाने जा रहा है। नहीं तो जी, स्थितियां बहुत बुरी होने आ रही थी, भुखमरी के कगार पे हो गया था हिंदुस्तान। अब पुष्पेंद्र भाई, एक चीज मैं उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की एक लाइन संसद में एक भाषण में उन्होंने कहा था, वो बात मैं कोट करूंगा। मैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। लेकिन बोलने की आजादी सबकी है, सुनने की, सवाल करने की आजादी सबकी है। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि
जब हम देश के तरक्की की बात जब भी करेंगे तो हम पिछली सरकारों के योगदान को भुला नहीं सकते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन नौजवानों, उन डॉक्टरों, उन किसानों, उन इंजीनियरों, उन सैनिकों के जो शौर्य थे, जो उनके परिश्रम थे, हम उन पर पानी फेर देंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, 70 साल में क्या किया। उन 70 सालों में अपना साल भी जोड़ लेते हैं, पूछते हैं, क्या किया। और आज जो भी संसाधन है पूर्ववर्ती सरकारों के, उन्हीं संसाधनों पे आज इस कोरोना पेंडेमिक में ये हमारी सरकार और हमारी देश उसी सिस्टम पे आज किसी तरह से खड़ी। तो इस तरह से कह देना, सुषमा स्वराज जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहा कि पाकिस्तान आज आतंकवाद की बात करता है और गोली बारूद में फंस के रह गया है, और हम धरती से आसमान में अंतरिक्ष में चले गए और पाकिस्तान जो है आतंकवाद में ही डूबा रह गया। तो ये सुषमा जी ने क्यों कहा, क्योंकि हमने तरक्की की, और तरक्की उस दिन में नहीं की, हमने पीछे की थी। और आज भी देश तरक्की कर रहा है, आगे भी कर रहा है। और हमारे देश के जो बहादुर नौजवान हैं, जो सिपाही है, जो सेना के कर्मी हैं, जो प्रबुद्ध पॉलिटिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, सबका योगदान है। अब हम उन पूरे समूह के योगदान को अगर सेंट्रलाइज करके कह दें ये किया है, तो मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों के साथ ये अन्याय होगा। और ये बातें उन भक्तों को समझना चाहिए जिनका खुद का भी इस देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान जरूर होगा। क्यों बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही ये भाई। ये सब बहुत मित्र बहुत बातें हैं। आपने बहुत और सारे ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से बोली हैं, जो शायद कुछ अन्य भक्तों की आंखें खोलने में सहायक होंगी। और क्योंकि जहां तक मुझको लगता है, अब इन लोगों के अंदर ये जानते सब कुछ है, लेकिन अब जैसे एक जिद नहीं हो जाती है किसी चीज की, जो मुझे लगता है, जो मैंने फील किया जी कि एक जिद हो जी चुकी है इनके अंदर, कि ये कैसे कहते हैं कि ये बेवकूफ बन गए, इस आदमी ने इनको जी बेवकूफ बना दिया, कैसे स्वीकार कर लें। तो अब इनकी जी मजबूरी ये हो चुकी है, ये कहना कि नहीं बहुत अच्छा है वो उसकी, जी वो वो सारी चीजें जानते हुए भी कि मतलब ये मालूम है कि वो गलत है, लेकिन अब उनको सही बोलना जी बोलना मजबूरी हो चुकी, क्योंकि ये कैसे कहते हैं कि हम बेवकूफ बन चुके हैं। अपने आदमी कहाँ हिंदुस्तान का आदमी ये स्वीकार करता है, और खासकर यूपी का, कि हमको कोई बेवकूफ जी बना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। जी तो जी मुझे लगता है कि ये भी एक चीज है जो इन लोगों को लगता, जो मुझे लगता है कि रोके हुए है। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये वोट में ये लोग स्वयं भी इनके वोट डालते समय इन चीजों को सोचेंगे, जो कहीं ना कहीं देश हित में सोचेगा, वो आज वोट डालते समय जब अगला चुनाव होगा तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखेगा, देश हित में सोच जी करके। जी 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 उसमें मैं सहमत हूँ मैं आपसे। और एक चीज मैं उन लोगों से कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो रहे, बेशक रहे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पोषक हैं तो वो उसके साथ रहे, लेकिन हाँ अपने उस विचारधारा के अंदर ही आवाज उठाएं। क्या कहना ये है, अगर हम कांग्रेसी विचारधारा के हैं और मेरे दल में ही अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे अनुशासन के दायरे में रहते हुए अपने आवाज को जरूर बुलंद करना चाहिए ताकि सुधार हो। अब मित्र मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी देखिए, जब भी बात आती है तो जब बीजेपी की प्रशंसा की बात आती है या मोदी के उपलब्धि की बात आती है, तो लोग अमूमन क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखिए 370 हमने हटा दिया, वो कहते हैं देखिए राम मंदिर को मैंने बनाना शुरू कर दिया, वो कहते हैं देखो मैंने सीए लागू कर दिया, वो कहते हैं देखिए मैंने ट्रिपल तलाक लागू कर दिया। ये यही मूलभूत उनकी बातें और जवाब यही आती हैं। ठीक है भाई, हाँ आपने ये किया, आपने ये किया, चलिए आप सरकार हैं, आपने कर दिया, हमारी वहां क्या चलनी है, सरकार का हुक्म है, पालन हो गया। अब सवाल इस बात का बनता है कि इन सारी बातों में पेट का धर्म कहाँ से आया, भूख की ये बात कहाँ सवाल मैं हुई, भी करता हूँ इन लोगों से प्यास की जब भी बात कहाँ हुई, जीविका की बिल्कुल। बात कहाँ, जीवन यापन की बात कहाँ हुई, रिश्तों की बात कहाँ हुई। ये तो कुछ नहीं है। ये तो बस वही बातें हैं कि भावनात्मक तरीके से हम लोगों को ब्लैकमेल करें और वोट हासिल करें। आज आपने देखा 2019 के लोकसभा में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, रात रात जग के हम लोगों ने बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वो मैं इसको क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा फुस्सी बम, इसको हम्म अदरवाइज मत लीजिएगा। एक बार आप उड़ के गए और आपने दो चार बम गिराया, हमने वहां पूछ दिया कि भाई कितने मारे, आप कैसे हम्म माने कि आपने हमला किया, कुछ हुआ, तो हम लोग देशद्रोही हो गए। आज चाइना हम्म की स्थिति देखिए कैसी है, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं।
हम क्यों बार बार देशद्रोही बनने के लिए तैयार हो जाएं? अगर देश की जनता अगर सुनने को तैयार नहीं है तो हम बार बार देशद्रोही क्यों बने? आज देखिए विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है, चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है सवाल नहीं उठा रहा है। तो कुल मिला जुला के मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ा धर्म पुष्पेंद्र भाई भूख होती है। भूखे पेट को कभी भी कोई धर्म याद नहीं आता। उसका धर्म है उसको अपना 2 टाइम का निवाला मिल जाए। और उस निवाले के अभाव में भी आपने देखा भारतीय रेलवे ने भी कहा कि इतने दिन से इतने दिन के बीच में हमारे 80 लोग मर गए। ये भूखों मरे हैं, वो बीमार होके नहीं मरे। तो आज तो संसाधन का इतना अभाव है। अब सरकारें, हमारे भी सरकारों में कई गलतियां होती हैं, हमारे भी सरकारों में लोग भूख से मरे हैं, लेकिन संजीदगी तो सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। आप संजीदा रहेंगे तो जहां 100 लोग मरने वाले हैं आपकी संजीदगी से 2 ही लोग मरेंगे, रेशियो तो कम होगा। लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल भावनात्मक मुद्दों को ही कुरेद के, अब आप बताइए कि आप नेहरू जी को लेके कब तक ढोएंगे? आप इंदिरा जी को लेके कब तक ढोएंगे? आप इमरजेंसी को लेके कब तक ढोएंगे? हम गोधरा की बात कभी नहीं करते, आप जो है 84 के दंगों की बात कब तक करेंगे? ये समझने वाली बात है। हर इलेक्शन में इनके यही मुद्दे होते हैं। हम तो कभी गोधरा की बात नहीं करते। आपने तो पुष्पेंद्र भाई आप भी देख रहे होंगे, हमारे व्यूअर जानते होंगे, हम कभी किसी इलेक्शन में गोधरा की बात नहीं करते। एक बार हाँ हुआ, हाँ, हमने जो विरोध किया खत्म हो गया। लेकिन बिल्कुल आप इनको बिल्कुल। देखिए, नेहरू जी को तब से लेके ढो रहे हैं। इस देश के नौजवान, इन लोगों ने नौजवानों की राह, मतलब नौजवानों को इतना बरगला दिया है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो जो महात्मा गांधी को गाली देता है। वो लोग संसद में है जो महात्मा गांधी को गोली मारते हैं यार, आप समझिए। जो प्रतीकात्मक गोली मार रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। वो लोग जो नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं, वो सदन में पहुंच गए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मित्र, राजनीति की ये जो डगर है, जो नई राजनीति की जो दिशा बनी है, निश्चित तौर पे हमारे आने वाले जो हमारा लोकतंत्र है और आगे जो देश जिस राह पे चल रहा है, मुझे लगता है कि स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। और ऐसे राजनीति की कल्पना हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं थी। और अभी आप देखिए, अभी पता चला था संबित पात्रा को शायद कोरोना हो गया है। ये मैं हंस नहीं रहा हूँ, एक बात, एक मेरे मन में एक बात आ रही है, उस पर मैं हंस रहा हूँ। तो मैंने भी अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा कि संबित पता चला है कि उनको कोरोना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी और उनकी वैचारिक लड़ाई अपनी जगह है, वो शीघ्र स्वस्थ हो और लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाए। अमूमन ये होना चाहिए। कुछ लोग उलट भी, हमारे समर्थक कुछ लोग उलट के भी गलत बात भी लिखा करते थे। लेकिन ये सोच है, आपकी ये सोच है, लेकिन आप हमारे लिए नाश की बात क्यों करते हैं? आपने कहा हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। अब आप समझिएगा बात को, हमने कभी भाजपा मुक्त भारत की कल्पना तो की नहीं। हम तो पंडित नेहरू को भी कहते हैं कि भाई कितने कितने बड़े इंसान थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने मंत्रिमंडल में रखा। ये कितनी बड़ी बात थी। कोई खत्म करना चाहते हैं। तो बहरहाल राजनीति की जो दशा और दिशा है मित्र, वो मुझे लगता है कि बहुत विषकारी हो गया है इस समय, हम यही कहेंगे। और ये सुधर सकता है, सुधरेगा उनके द्वारा जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे आपके जो एज के जो लोग हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, जो देश के नौजवान हैं, वो लोग तटस्थ होकर राजनीति न करें, लेकिन राजनीति के बारे में सोचें जरूर, राजनीति पे विचार जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें, ये बेहद जरूरी है पुष्पेंद्र भाई। और बताएं। नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया अमित भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। सोशल मीडिया पर जो जी है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहली बार जो है मेरे ख्याल से इस तरीके से बातचीत की है। जी और आपके विचारों से मैं चाह रहा था और लोग भी अवगत हों। इसी तरह में जी प्रयास जी रहेगा कि अब मैं एक एक दो दिन पर इसी तरीके से, आज आपसे, कल कोई और, इस तरीके से मैं लोगों बिल्कुल को बिल्कुल अवगत कराऊंगा अपने सारे बिल्कुल। मित्रों को जो हमारे साथ यहाँ पर हैं सोशल मीडिया पे। सभी सभी चलिए। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, और उम्मीद करूंगा आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और देखिए 2 लाख के ऊपर पॉजिटिव केस जा चुके हैं। लॉकडाउन अब अनलॉक बन चुका है, लेकिन आप अनलॉक मत समझिए अपने आप को। आप सभी सचेत रहिए, अवेयर रहिए, और कोरोना से लड़ाई अभी लड़ते रहना है। सरकार की एडवाइजरी का पूरा पालन करिए, और पुष्पेंद्र भाई को सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार पुष्पेंद्र भाई। धन्यवाद, नमस्कार भैया, नमस्कार अमित भाई। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। तो, तो साथियों, ये थे अमित गुरु जी। और इसी तरीके से अब मैं
अब प्रयास ये करूंगा कि प्रतिदिन कोई ना कोई, प्रतिदिन ना तो दो दो तीन तीन दिन पर हम किसी ना किसी एक ऐसे आपकी मुलाकात कराएंगे, बातचीत कराते रहेंगे, ताकि आप उनके विचारों से अवगत हों। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस समय उनसे व्यक्तिगत तौर पे सवाल भी कर सकते हैं, आपके सवाल मैं उन तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।